तो हम देख रहे हैं चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। जो प्राकृतिक जो चुंबक है जो हमें प्रकृति से मिलती है, यह जो है वो लोहे का एक अयस्क होती है जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटाइट, और इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। ये पूछा जाता है अयस्क। इसके दो ध्रुव होते हैं हमेशा, एक नॉर्थ ध्रुव और एक साउथ ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हमेशा चुंबक के। किसी भी चुंबक को बीच में से काटने पर भी उसमें दो ध्रुव बन जाते हैं। तो इसे बीच में इसमें काट दूंगा तो यहाँ पे ये नॉर्थ ध्रुव, साउथ, नॉर्थ साउथ, यहाँ से ये बन जाएगा। ये नॉर्थ साउथ था तो यहाँ काटा, ये नॉर्थ साउथ यहीं रहेगा, ये साउथ नॉर्थ यहाँ पे और बन जाएगा। और चुंबक के एकल ध्रुव, मोनोपोल का कोई अस्तित्व नहीं होता, मतलब इसमें कोई एक ध्रुव नहीं होता, हमेशा इसमें दो ध्रुव रहेंगे। और समान ध्रुवों में हमेशा प्रतिकर्षण होता है, तो यानी ये साउथ और साउथ ध्रुव हमेशा एक दूसरे से दूर भागेंगे। और अगर जो असमान ध्रुव हैं उनमें हमेशा आकर्षण होगा, साउथ और नॉर्थ हमेशा एक दूसरे के पास आएंगे। तो जिस बीच में काटे थे ये दोनों एक दूसरे के पास थे। चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां कंपास जिसमें एक वो जो हमें दिशा बताता है को ले जाने पर कंपास सुई कंपन करना शुरू कर दे तो वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब ये चुंबक है, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो साउथ से नॉर्थ जाती है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र यहाँ साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा इसकी दिशा में। लेकिन चुंबक के बाहर जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा। और ये चुंबकीय रेखाएं जो है वो एक वर्गाकार ऐसा गोला बनाती हैं और ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर ये पास पास में है तो वहाँ बहुत प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है, और अगर वो दूर दूर हैं ये रेखाएं तो वो दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र है। और जब इस चुंबकीय क्षेत्र में जब मैं कंपास को ले जाऊंगा तो उसकी सुई जो है वो कंपन करने लगेगी। इससे पता चल जाएगा यहाँ पे एक चुंबक का एक चुंबकीय क्षेत्र है। मैंने कंपास को रखा हुआ है, वहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय रेखाओं की दिशा चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर रहती है, जबकि चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण होती है। यदि चुंबकीय रेखाएं नजदीक पास पास हैं तो वह प्रबल चुंबकीय है, जबकि दूर दूर हैं तो वह दुर्बल चुंबकीय होंगी। चुंबकीय रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। बंद पास हमने देखा, जो रेखा जो एक दूसरे को एक इस तरह बंद पास बनाती हैं। चुंबकीय रेखा का एक सिरा से निकलकर दूसरे सिरे से प्रवेश करना चुंबकीय रेखा हमेशा एक बंद पास बनाती है। अब जब हमने देखा था कि चुंबक को जो हम फ्री जब लटका देते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ में रुकती है। वो इसलिए रुकती है कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर एक चुंबक की तरह एक चुंबक काम करते, पृथ्वी के अंदर एक चुंबक काम करते हैं। वो इसलिए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और टेम्परेचर का सभी एलिमेंट पूरी तरह से पिघल गए हैं। पिघलने के कारण उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एटम से बाहर निकाल चुके हैं और उन्हें एनर्जी इतनी मिल रही है कि वो घूम रहे हैं, बार बार इस तरह घूम रहे हैं। तो वो करंट जनरेट हो रहा है, करंट से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो वो एक चुंबक की तरह काम करती है। और वो चुंबक की तरह काम करती है। ये हमारी पृथ्वी है और ये इसका अक्ष है। अक्ष के बाद यहाँ पे ये उसका उत्तरी पृथ्वी का घूर्णन अक्ष है और उसका भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। लेकिन जो चुंबक है, चुंबक का यहाँ पे होगा दक्षिणी ध्रुव होगा और यहाँ पे उत्तरी ध्रुव होगा, यानी उल्टा होगा। और ये जो अक्ष से 11.5 डिग्री पर रहती है। तो जब यहाँ पे जब हम चुंबक को फ्री छोड़ते हैं तो ये नॉर्थ और साउथ ये इसकी तरफ आकर्षित हो जाती है, और साउथ और यहाँ पे नॉर्थ तो ये इसकी तरफ आकर्षित होकर ये यहाँ पर रुक जाती है। इस कारण फ्री चुंबक पर रुकती है। भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी के अंदर चुंबक के कारण सामान्य अवस्था में धागे से बांधकर लटकाया गया चुंबक पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की ओर ठहरता है। चुंबक एन जो है जो नॉर्थ ध्रुव है वो भौगोलिक एन की तरफ, और चुंबक एस जो भौगोलिक एस की तरफ ठहरता है। चुंबक फ्लेक्स का मात्रक वेबर है। चुंबक जो फ्लेक्स है उसका मात्रक वेबर है। धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देता है। अभी हमने देखा किसी चालक में अगर मैं धारा प्रवाहित कर दूं तो उसमें इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन घूमने से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी जो एक चुंबकीय क्षेत्र बना देगा, मैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बना देगा। बायो सेवर्ट का नियम देखते हैं। इसमें यह है कि ये चालक है जिसमें मैं धारा बह रही है, इसमें एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया मैंने चालक का, ये डेल एल, और ये इस चालक की वजह से आर दूरी पे कोई वस्तु पी रखी है उस पर कितना चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, इसमें ये धारा बह रही है। तो वो लगेगा डेल बी बराबर न्यू 4 पाई
और इसके बाद इनटू में आई डेल आई हो गई धारा, और डेल एल उसकी तार की लंबाई, साइन थीटा, और आर यानी ये बीच की दूरी आर का स्क्वायर। तो ये जो है, जब ज़्यादा करंट हो तो ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होता है, ज़्यादा लंबाई हो तो भी ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र हो, क्योंकि ये दूर दूर इस तरह बनेगी ज़्यादा लंबाई में चुंबकीय क्षेत्र, और ज़्यादा दूरी तो कम चुंबकीय क्षेत्र। अगर यहाँ से ये दूरी बढ़ जाए, ये ज़्यादा दूर हो जाए, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कम लगेगा, पास में चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा लगता है। तो जो दूरी ज़्यादा होगी तो चुंबकीय क्षेत्र कम लगेगा, और लंबाई ज़्यादा होगी इसकी तार की तो ये चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा लगेगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। और ज़्यादा करंट होने पर भी, ज़्यादा बहेगा तो भी चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा लगेगा। और म्यू अपॉन 4 पाई का इसका वैल्यू होता है 10⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। और न्यू जो है वो निर्वात में चुंबकीयशीलता है। अब मेरे पास दो चुंबकीय ध्रुव के एन और एस ध्रुव हैं। एन और एस के बीच में मैंने एक आवेशित कण रख दिया, तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण पर लगने वाला जो बल है, तो इन ध्रुवों की वजह से इन पर जो बल लगेगा वो होगा एफ वी क्यू इस पर लगा हुआ आवेश, भी इसकी चाल, क्यू ये किस गति से चल रहा है, और बी इस पे चुंबकीय क्षेत्र कितना है, और ये साइन थीटा। तो ये इतना बल इस पे लगेगा, तो जिसे हम इस तरह लिख सकते हैं एफ बी वेक्टर में क्यू इंटू बी, और बी पे वेक्टर चढ़ा जाएगा। लेकिन अगर ये रुका हुआ है इस पे, मतलब अगर ये जो आवेशित कण जो है उसकी गति 0 है, ये रुका हुआ है यहाँ पे, तो इस पे यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में कोई बल फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इसमें अगर रुका हुआ भी है और आवेशित कण है तो उस पर भी बल लगेगा, और वो बल लगेगा विद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण पर लगने वाला बल जो है वो होता है एफ ई बराबर क्यू जिसका आवेश, और ई इस पर लगने वाला विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। तो ये जो हो जाए इसे वेक्टर में हम इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद स्थिर आवेश यानी रुके हुए कण पर चुंबकीय बल कार्य नहीं करता, शून्य रहता है, जबकि विद्युत बल कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में काम करता है, उसमें विद्युत बल लगता है। यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चले तो उस पर चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है, वहाँ पर साइन 0 थीटा। यानी कि ये जो है विद्युत क्षेत्र यहाँ पे चल रहा है और इसी दिशा में ये भी गति कर रहा है, तो इसी दिशा में गति कर रहा है, तो इस पर कोई बल नहीं लगेगा, इस पर शून्य बल रहेगा। थीटा यहाँ पे जत्था जाए, थीटा यहाँ पे इसके भागने की दिशा और इस पर बल लगने वाली दिशा के बीच में बना कोण था थीटा। अब देखते हैं, यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चले तो उस पर चुंबकीय बल सर्वाधिक कार्य करता है। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र जो इस तरह है और इसके इस साइड से लंबवत चल रहा है अगर कोई आवेशित कण, तो उस पर सर्वाधिक बल का सबसे ज्यादा बल कार्य करेगा। साइन 90 डिग्री जो होता है 1 की वैल्यू होती है, तो इससे बड़ा साइन की वैल्यू होगी नहीं, तो यहाँ पर सर्वाधिक बल कार्य करेगा। चुंबकीय क्षेत्र बी, चुंबकीय क्षेत्र का एमकेएस पद्धति में मात्रक जो है वो न्यूटन पर एम्पियर मीटर या फिर वेबर मीटर स्क्वायर या टेस्ला, ये जो है एमकेएस में है चुंबकीय क्षेत्र का, और सीजीएस में है गॉस। और एक टेस्ला जो एमकेएस पद्धति में मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र का, ये एक टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गॉस। तो ये हमने देखा। चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में मैंने एक चुंबकीय क्षेत्र में मैं धारावाही चालक ले आया जिसमें धारा बह रही है, इसमें धारा बह रही है, तो इस पर जो बल है वो होगा एफ बराबर आई धारा हो गई, बी चुंबकीय क्षेत्र, एल लंबाई और साइन थीटा। तो ये इस तरह लगेगा। तार में जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ज्यादा बल लगेगा। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र में जो करंट जो मैंने तार रखा है जिसमें धारा बह रही है, अगर तार में जितनी ज्यादा करंट होगी उस पर उतना ज्यादा बल लगेगा। जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा उतना ज्यादा बल लगेगा। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है तो ज्यादा बल लगेगा। तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा बल लगेगा। अगर लंबाई ज्यादा है तो उस पर ज्यादा बल लगेगा। अब आते हैं लॉरेंज बल। यदि जब आवेशित कण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में एक साथ हो तो वह लॉरेंज बल कहता है। यानी कि एक जो आवेशित कण है
यहाँ पे एक चुंबक के पास में भी और एक जो धारा बह रही है एक तार में, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आपको काम कर रही है और यहाँ पे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र काम करता है। इन दोनों को साथ में आ गया ये, तो यहाँ पे एक लॉरेंज बल काम करेगा और वो लॉरेंज बल होगा F बराबर, उस पर लॉरेंज बल लगेगा, फिर F बराबर Q, उस पर आवेश कितना है क्वेश्चन में E, उस पर कितना चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, प्लस ये V उसकी चाल, और इसके B, और B जो है चुंबकीय क्षेत्र है और E जो है ये है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कितना लग रहा है। तो ये जो है ये इस तरह से हम निकाल लेंगे चुंबकीय क्षेत्र की बीमा। जो चुंबकीय क्षेत्र है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र नहीं, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र, उसकी जो बीमा है वो Ma-1T2 है। अनुचुंबकीय, अब देखते हैं पैरामैग्नेटिज्म। अनुचुंबकीय जो कमजोर, जिनमें कमजोर आकर्षण हो, यानी पूरा आकर्षण ना हो, थोड़ा कमजोर बीक कमजोर आकर्षण हो, एक दूसरे तरफ आकर्षित करते हो, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, टिन हो गया। प्रतिचुंबकीय डाईमैग्नेटिज्म, कमजोर प्रतिकर्षण, जहाँ पे जो एक दूसरे को अलग अलग हो रहे हों लेकिन कमजोर तरीके से, प्रतिचुंबकीय डाईमैग्नेटिज्म। लौह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिज्म, और प्रतिचुंबकीय हम उदाहरण देखें तो हाइड्रोजन बेरियम हो गया। लौह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिज्म, ये है मजबूत आकर्षण, जब एक दूसरे की तरफ मजबूत आकर्षण से चिपक जाते हैं, तो वो होता है लौह, कोबाल्ट और निकल। और एक होता है प्रतिलोह चुंबकीय, जो इससे अलग रहता है, इसमें क्रोमियम ये जो है हमारा ये आता है। अब जैसे हम आवर्त सारणी में देखें तो ये अगर केमिस्ट्री की आवर्त सारणी है तो यहाँ पे इस तरह से ये होगी। तो यहाँ पे देखिए Fe लोहा, कोबाल्ट और निकल, ये तो हो गए लोह चुंबकीय। उसके बाद फेरोमैग्नेटिज्म होगा ये। उसके बाद यहाँ पे मैंने लाइन खींची तो यहाँ पे जो होंगे वो डाईमैग्नेटिज्म होंगे, यानी प्रतिचुंबकीय होंगे। और यहाँ पे ये पैरामैग्नेटिज्म अनुचुंबकीय होंगे। तो लेकिन पैरामैग्नेटिज्म में यहाँ पे हाइड्रोजन, बेरियम और क्रोमियम जो है, हाइड्रोजन और बेरियम ये जो है, ये दोनों तो डाईमैग्नेटिज्म है, इसका अपवाद है। और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम और टिन, ये तीनों जो हैं वो इसका अपवाद है, वो पैरामैग्नेटिज्म है इनको छोड़ के। और क्रोमियम है जो प्रतिलोह चुंबकीय है। तो इस तरह हम देखते हैं ऑक्सीजन एकमात्र ऐसा अधातु है जो अणु चुंबकीय है, अनुचुंबकीय है। अब देखते हैं क्यूरी तापमान। क्यूरी तापमान वो तापमान है जिससे ऊपर अगर हम चले जाएंगे तो कोई जो फेरोमैग्नेटिज्म है, जो लोह चुंबकीय पदार्थ है, अगर मैं क्यूरी तापमान से ऊपर चला गया तो वो पैरामैग्नेटिज्म यानी अनुचुंबकीय बन जाएगा, उसका लोह तत्व खत्म होने लगेगा। और ज़्यादा टेम्परेचर करूँगा तो उसका जो चुंबकीय तत्व जो है अनुचुंबकीय जो प्रकृति है वो उसकी खत्म होने लगेगी, तो वो है क्यूरी तापमान। क्यूरी तापमान वह तापमान है जिसके ऊपर कोई पदार्थ अणुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करने लगता था, जिसके नीचे कोई पदार्थ लोह चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। जिसके नीचे ले आएंगे तो देखिए लोहा जो है वो इतना है 770 डिग्री सेल्सियस, और निकल 358 डिग्री सेल्सियस, कोबाल्ट 1121 डिग्री सेल्सियस है, ये इसका क्यूरी तापमान है। इससे ज़्यादा करने पर जो है ये अपना अनुचुंबकीय में बदल जाएंगे, पैरामैग्नेटिज्म में बदल जाएंगे। तो ये इनका ये क्यूरी तापमान है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का इस नियम से दाएं हाथ में इस तरह होते हैं, तर्जनी को फैलाओ, उसकी नीचे वाली उंगली को फैलाओ और एक अंगूठा को। तो जो मध्यिका है, जो बीच की मध्यिका है, वो अगर चुंबकीय क्षेत्र की विक्षेपित दिशा बताए, ये जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है, और तर्जनी जो है वो धारा की, यहाँ पे देखिए जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है वो हमें प्रेरित धारा पर लगता है, तो वो हम जो तर्जनी है वो प्रेरित धारा बताएगी, और अंगूठा है वो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा या चालक की गति की दिशा की तरफ इशारा करेगा। तो अगर मैं इस तरह हाथ को फैलाऊं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार जो ये तर्जनी है वो दिखाएगी प्रेरित धारा, और चुंबकीय क्षेत्र दिखाएगी ये अपनी मध्यिका, और जो अंगूठा जो चालक की गति या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को दिखाएगा। एग्जाम्पल डायनेमो, जहाँ पे हम एनर्जी को बनाते हैं वो होता है डायनेमो। प्रेरित धारा का मतलब ये होता है कि किसी चालक तार को जिसमें बह रही है उसे मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया तो उसमें फिर प्रेरित धारा बहने लगती है।
अब देखते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का बाएं हाथ इस तरह है। ये जो इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा था, ये भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा है। वहां पे वो प्रेरित धारा बता रहा था, तर्जनी यहाँ पे तर्जनी बता रही है। यहाँ पे तर्जनी धारा बता रही है। यहाँ पर सॉरी, ये जो है वो बीच की जो क्या है, ये है माध्यिका, ये है माध्यिका बीच की माध्यिका, ये है तर्जनी। तो माध्यिका जो है वो बताएगी, प्रेरित धारा बताएगी, और यहाँ पे तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र बताएगा। तर्जनी यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बताएगा और अंगूठा वो चुंबकीय गति बताएगा। लेकिन ठीक है ऐसा ही यहाँ पे माध्यिका जो है वहाँ पे धारा बताएगी, यहाँ पे प्रेरित धारा बता रही थी दाएं हाथ में, यहाँ बाएं हाथ में भी यहाँ धारा बताएगी। और जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र बताएगा, और ये जो अंगूठा है वो चालक पे जो बल कहाँ लग रहा है, बल की दिशा को बताएगा। चालक पर बल की दिशा को लगा। ये जो है जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं, वाइस का यूज करते हैं, जैसे पंखा मोटर। दोनों नियमों में अंगूठा, तर्जनी तथा माध्यिका, उंगलियां आपस में लंबवत रहती हैं। तीनों आपस में लंब को समकोण पर काटती हैं।